हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आई एम मीटिंग यू आफ्टर द लॉन्ग टाइम। मैं थोड़ा सा बिजी थी बट मैं आप लोगों को मिस कर रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं बट आई वाज नॉट गेटिंग टाइम। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी जापानीज़ जर्नी के बारे में एक वीडियो बनाऊं और क्यों मेरा एक जो प्रोवर्ब है जो जापानीज़ में नाना कोरोबी या ओकी, ये मेरा फेवरेट प्रोवर्ब है। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा क्यों फेवरेट है। ठीक है, तो एक बात तो सच्ची है कि अगर कुछ सीखें या ना सीखें, अगर वीडियो देख के थोड़ा सा फेस में स्माइल आ जाता है, इसका मतलब वी आर फीलिंग गुड और मैम थोड़ा बहुत पढ़ा सकती है, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बोला कि जब मुझे क्वेरीज आती हैं कि मैम हम लोग N3 में हम लोग को जॉब मिलेगी, जॉब कैसे ढूंढना है और हम लोग की सैलरी कितनी रहेगी, क्या रहेगी। मुझे मेन कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं कि N3 में हमें जॉब मिलेगी या फिर किस वेबसाइट पर मैं सर्च करूं, मुझे N4 में जॉब मिलेगी, मुझे N5 में जॉब मिलेगी, मुझे मतलब N3 क्रैक करना पड़ेगा जॉब के लिए और मैम मेरे तो क्रैक ही नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है और इसके ऊपर लेक्चर देने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को खुद को मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं। और ये जर्नी इसलिए नहीं है कि मैं अपना मजाक उड़ाऊं या फिर क्यों बोल रही हूँ, पर अगर मेरे कुछ कहने से किसी का थोड़ा सा भी भला हो सकता है तो आई विल नॉट फील शाई टू डिनाई टू टेल द रियलिटी अबाउट माई सेल्फ। इट्स फाइन। सो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने क्यों जापानीज चूज करी। नॉर्मली व्हेन आई एम एडवांस जापानीज सर्टिफाइड नाउ बट बहुत लोग कहते हैं कि अरे जापानीज क्यों, जापानीज। तो वो मैं आपको जर्नी बताती हूँ और इससे आप अपना जॉब का भी रिलेट कर पाओगे। इससे आप ये भी रिलेट कर पाओगे कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। सो बी रेडी विद द रियलिटी। ओके। सो मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ एंड ग्रेजुएशन के 10-15 दिन के बाद से ही मैंने घर में ट्यूशन्स लेने स्टार्ट कर दिए थे ग्रेजुएशन बच्चों के। मैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। तो इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने तभी इसको एज अ ऑनर्स लिया। तो मुझे आज भी वो जर्नी याद है जब मैं पढ़ाती थी और मैं बड़ी स्ट्रिक्ट थी तब, मतलब अभी भी मैं स्ट्रिक्ट हूँ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग बट उस टाइम मेरे को ज़्यादा ही थी। तो आई नो गलत है पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो अचानक से एक बच्चा जब जा रहा था उस टाइम पे, तो बच्चे सब बड़े बड़े होते हैं उस टाइम पे, बच्चे क्या, मैंने ग्रेजुएशन 15 दिन में मतलब 15 दिन कंप्लीट करके आई थी मैं। देन आई टुक ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। सो मैंने एक लड़की को पूछा अरे तुम कहाँ जा रही हो, उसने कहा कि मैम मैं जापानीज़ का फॉर्म भरने जा रही हूँ। मैंने कहा मेरा भी भर दो, मैंने कहा मेरा भी भर दो। और मैं उस टाइम पे MA कर रही थी इकोनॉमिक्स में। सो मैंने थोड़ा सा गलत बोला। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उसके विद इन 15 डेज से मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन उसके बाद मैंने MA में भी एडमिशन लिया था, तो MA इन इकोनॉमिक्स इग्नू से। तो वहाँ भी बड़ा क्रेज़ था, मैं सैटरडे संडे क्लास करने जाती थी। तो जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास ले रही थी तो वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज गोइंग। सो मैंने बोला कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि मैं जापानीज़ का फॉर्म भरने जा रही हूँ। मैंने कहा मेरा भी भर दे, कुछ अता पता नहीं है क्या है जापानीज़। उस टाइम में तो जापानीज़ मेरे लिए शौ शौ गाँव ऐसे ही रहता था, मुझे नहीं पता क्या है ये। मैंने कहा भर दे, ठीक है देखा जाएगा। मुझे नहीं पता कुछ भी क्या था, मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं था जापानीज़ चूज़ करने का, आई जस्ट चूज़, ठीक है भर दे। मैंने कहा खाली बैठने से अच्छा है, मैं कितना पढ़ूंगी, ठीक है जापानीज़ देखते हैं। ये भी नहीं पता कि इतना लंबा कोर्स है, ये भी नहीं पता कि खांची टपक के आ जाएगी, मतलब कोई पहले बता देता तो नहीं चूज़ करती शायद। सो उसने बोला ठीक है मैम
मैं भर देती हूँ आपका फॉर्म। सो हम दोनों के जो फॉर्म है वो सेम इंस्टीट्यूट में गए, और मैंने जब वहाँ पे क्लासेस लेनी स्टार्ट करी, सो आफ्टर 1 to 2 months शी क्विट। सो मेरी फ्रेंड ने क्विट, मतलब मेरी स्टूडेंट ने क्विट कर दिया, और मैं उस टाइम में ये सोचूं, अरे मेरी तो परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं जाती थी, बातचीत करने के लिए कोई था वो भी चला गया, अब क्या करूँगी मैं। तो मैम कुछ पूछे, मेरे आंसर ओ शौ शौ ही जाए और कुछ सही आंसर जाए ही ना। मतलब लिटरली मेरा क्लास में मजाक उड़ जाता था कि क्या है ये सब। तो फिर भी मैं बैठी रहती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। एंड शी क्विट। देन मैं अपनी क्लास में बैठी रहती थी, तो मैम पढ़ाते थे। मैं उस टाइम पे होता है ना कि जब आप देखिए, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे मुझे ये भी होता था कि मुझे जापनीज़ पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा अर्न भी करना है, क्योंकि अर्न करने का मतलब ये नहीं कि आप लालची बनो, बट आपको अपने लाइफ का एक स्टैंडर्ड रखना है। सो उसके लिए मैं बहुत पागल थी। तो मैं उस टाइम में जापनीज़ भी पढ़ती थी, और जापनीज़ पढ़ने के बाद मैं कहीं पे पढ़ाने भी जाती थी। इसको मैं बाद में स्टोरी में लेके आऊँगी। सो मैंने जब जापनीज़ स्टार्ट करी, सो मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं जाता था, और फिर भी मैं अपना टिकी रही उस क्लास में। एंड जो मैंने आपको अभी एक प्रोवर्ब बोला कि नाना कोरोबी या ओकी, ये इससे अब आप रिलेट कर पाओगे कि परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी कि पहले तो बच्चों को ये लगा कि, मतलब उस टाइम में जो मेरे क्लासमेट्स थे, कि शी विल डू बेटर, बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग वर्स, सो लोगों की मेरे से बातचीत करना बंद हो गई। थोड़ा अलग सा, मतलब मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया इन टर्म्स ऑफ स्टडी। सो इवन आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो मतलब लंच वंच शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ, बट लंच लेके जाऊँ तो मतलब अपना अलग ही ग्रुप में, नॉट इवन इनवाइटिंग मी। सो बुरा नहीं लगा, बट बड़ा स्ट्रेंज लगा कि कैसे लोग हैं। मतलब अभी तो 15 दिन पहले अच्छे से बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस गिरी और बात करना छोड़ दिया। अब ट्विस्ट ये आता है कि एक लड़का था जो मेरे साथ पढ़ता था, मुझसे थोड़ा सा उम्दा था मैं तो नालायक थी, वो मुझसे थोड़ा लेवल अप था। सो हम लोग डिस्कस करते थे कि अरे यार, हम लोग ऐसी जो कमेंट बाजी करना और मजाक उड़ाना अपने अपने में, तो हम लोग करते थे। तो वो मुझसे बहुत बेटर करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी पास, मैं भी पास, जैसे तैसे हम लोग पास हो गए। एंड देन अब हमें दूसरे सेमेस्टर में जाना था। सो ये तो एक स्टोरी थी कि भाई हमने जैसे तैसे पास कर लिया भगवान की दया से। दूसरे सेमेस्टर में जाएं तो फिर वही हालात, पढ़ना ही नहीं, मतलब ढंग से समझ ही नहीं आ रहा क्या है, और जापनीज़ आगे पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि उसका शौ शौ गाँव समझ में आएगा कि नहीं। फिर भी हालात बेकार ही थे। तो जैसे तैसे हम सेकंड सेमेस्टर में गए, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि लोग इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं जापनीज़ को लेके, इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि देखिए मैंने क्या क्या कॉमेडीज़ फेस करी हैं। आपके सामने जापनीज़ गाने लग जाएंगे जस्ट टू मेक श्योर कि यू डू नॉट नो जापनीज़, ठीक है। और क्या करते हैं, अब समझ में आता है कि कितनी घटिया जापनीज़ बोल रहे थे वो, ठीक है। चलो हम तो उनसे भी घटिया थे, बट उन लोगों ने भी स्टाइल मार के बड़ा गलत करा, ठीक है। तीसरा कि काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए कि पढ़ना इनको तो ढंग से आता नहीं, तो क्या इनके साथ बैठे और सब। सो उसको भी हम लोगों ने झेल लिया। जैसे अब आया सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट का दिन, मैं फेल, वो पर्सन फेल जो मेरे साथ बैठता था, उसने क्विट कर दिया। मैं कहा मैं क्या करूं, चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर गए अगले सेमेस्टर में, मतलब वही रिपीट वाला, लोग दीदी बुला रहे हैं, दीदी, अरे ठीक है चलो।
दीदी इस सेंस पे नहीं, वो जो होता है ना कि इन बच्चों को आप जब आप जाते हो आप देखते थे कि ये लोग अपने जूनियर थे, अब नाउ इन्हीं की क्लास में आके बैठ गए। और सच्ची बताऊं तो पहले 2 दिन और लगता था, तीसरे दिन फिर नॉर्मल हो जाती थी। कोई बात नहीं दीदी, चलेगा, मैं पढ़ रही हूँ। जापानीज में सोचता था ये क्या कर क्या रही है, ये पहले सेमेस्टर में इसकी मतलब ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही, और दूसरे सेमेस्टर में इसका ये हाल है, पता नहीं क्या ही होगा। तो दूसरे सेमेस्टर में भी क्या हुआ कि मतलब हाल अच्छे नहीं, लेकिन जैसे तैसे पास हो गया, जैसे तैसे जो मार्जिन में पास होता है। फिर तीसरे सेमेस्टर में गए तो तीसरे सेमेस्टर में फिर एग्ज़ाम दो तो फिर फेल। मेरे जो फ्रेंड्स थे दे एक्चुअली क्विट, उन लोगों ने कंटिन्यू ही नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि जब आप किसी लैंग्वेज में फेल होते हो, आप उस लैंग्वेज को जब दोबारा पढ़ते हो तो आप उसको और अच्छे से लर्न करते हो। ठीक है, फेल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद गिव अप करने में बहुत दिक्कत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप पता नहीं मेरा ओपिनियन किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं, एक ना मार्केट में एक अलग ही ओपिनियन चल रहा है कि भाई N3 होगा तभी उसको हम जॉब देंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अरे N4 का बच्चा भी अच्छा बोल रहा है, उसको दो आप। मैंने एक चीज़ देखी है, किसी में लगन हो और कोई सीखना चाहता हो, भाई जापानीज है वेरी वास्ट, कैसे एक पर्सन इतना सारा सीखेगा। आई एम स्टिल लर्निंग, मुझे तो अभी भी थोड़ी सी मुश्किल लगती है, आई एम स्टिल लर्निंग एंड देयर इज, अगर मैं यहाँ पे फेक बनूंगी तो शायद मैं आप लोगों का ट्रस्ट खो दूंगी। जापानीज डिफ़िकल्ट खांजी में आ जाती है बिकॉज बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट यू हैव टू परफॉर्म बेटर, यू हैव टू। सो ऐसे कर करके जब मैंने जापानीज़ अपनी पूरी कंप्लीट करी, अब ये भी मत समझिए कि भाई फेल हो के आइए तो पता नहीं क्या ही करा होगा, बट एट द एंड आई मेड श्योर कि वेन एवर आई एम रिपीटिंग एनी बैच आई एम गिविंग माई बेस्ट। सो मेरी जापानीज़ तो बड़ी लंबी खिंची, और उस टाइम पे मैंने क्या करा था कि जब मैं N5 पढ़ती थी, मतलब बेसिक लेवल पढ़ती थी, तो 5 चैप्टर ख़त्म हुए तो मैंने किसी को पकड़ के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा होता है वैसा होता है। N4 में गई, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं फेल हो रही हूँ तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे हालातों की गलती है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे ना, आप उस टाइम में काम भी कर रहे हो, आप बाहर जाके ट्यूशन्स दे रहे हो, आप इंगेज हो, आप घर के भी काम कर रहे हो। तो हम किसी को फेल से ये कंसिडर नहीं कर सकते कि पर्सन नालायक है, हो सकता है उसके हालात ठीक ना हो। और जो बच्चे हमारे सामने डींगे हाँक रहे हैं कि भाई हम आपसे बेटर करते हैं, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है आप वो भी तो देखो, उतने टाइम में तो हम पहाड़ उखाड़ लेते। तो आप के सामने जो ये आ जाते हैं बहुत सारे जापानीज़ बोलने वाले, या कहीं पे भी आपको लगता है काइंड ऑफ अ डीमोटिवेशन, जस्ट मेरी एक वीडियो, इस वीडियो को देख लेना कि भाई जो तृप्ति भी है वो बहुत बार फेल होकर ही उठी है। मैंने गिव अप नहीं किया, मेरे से ज़्यादा कोई फेल नहीं हुआ होगा और मैंने गिव अप नहीं किया। देन मेरा जॉब का टाइम आया। मेरे जॉब के टाइम में मैंने जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, सो ये मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई मेरी फर्स्ट जॉब में, एंड मैं ऐसे ही एक रैंडम अप्लाई कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरा N4 था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं उसको नहीं बोलूँगी मेरा N4 है, मैं बोलूँगी मैं इंटरमीडिएट पे हूँ, पहले उसको बोलने दो। मैं गई तो उस पर्सन ने बोला कि आपका क्या लेवल है, मैंने कहा आई एम स्टडिंग इंटरमीडिएट, और लेकिन मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो N4 का है, N4 इज़ कंसिडर्ड एट बेसिक 2। सो उस पर्सन ने बोला चलो अपना जिको शोकाई बोलो, सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलो, और अपना क्या कहते हैं ये चीज़ें बोलो। आई वॉज एबल टू आंसर दैट। द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज मैं पढ़ाई के साथ आई वॉज इंश्योरिंग कि अगर मैं फेल हो रही हूँ तो ठीक है, बट मुझे क्विट नहीं करना, मुझे जापानीज़ लोगों से थोड़ा बहुत बात करना है, सब कुछ करना है। तो इस वजह से मैं उस इंटरव्यू में मैं बैठी और आई वॉज एबल टू आंसर दैट, जो N3 और N2 भी आजकल नहीं कर पाता। उसका रीज़न क्या है, दे गेट कन्फ्यूज, उनके माइंड में रहता है कि भाई हम अच्छी जापानीज़ नहीं बोल पाएंगे। ये
माइंड गेम है. वंस यू गेट कंफ्यूज, वंस यू गेट नर्वस, इंटरव्यू कुछ भी क्रैक नहीं होगा. इवन इफ यू आर N1, N2, N3 और वो पर्सन सामने जो बैठा है वो आपका यही टेस्ट कर रहा है. भाई वाता शिवा तृप्ति देश और तृप्ति तो मोशिमास. ठीक है, दोनों सेंटेंस में एक फॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो मैं बात तो यही बोल रही हूँ कि मैं तृप्ति हूँ, पर भाई तृप्ति तो मोशिमास नहीं बोला तो इंसान घबरा जाता है. मत करो यार, मत करो. मैं बता रही हूँ कि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं और जो सामने वाला है ना, उसने पूरे अपने मतलब एफर्ट्स लगाने हैं आपको गिराने के लिए. बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड. आपसे अच्छा आपका साथी और कोई नहीं है. कोई बोलता है ना N5 में जॉब नहीं मिलेगी, उसको बोल तूने ढूंढी है, मैं ढूंढूंगा या मैं ढूंढूंगी. उससे मत पूछो कि N3 कैसे जॉब मिलनी है. वो तो ऐसा बताएगा कि भाई ऐसा लगेगा कि हाई लेवल पे ही हम मतलब जॉब मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं यार, किसी भी लेवल में आपको जॉब मिल सकती है. बट क्या इंश्योर आपको करना है कि जो काम कंपनी आपसे चाहती है वो आप कर पा रहे हो कि नहीं. अब आप ये बोलोगे कि बेसिक लेवल में कैसे पता लगेगा, हमारी तो जापानीज ही इतनी अच्छी नहीं है. अरे कौन बोल रहा है कि जापानीज पूरी पढ़ो? उतनी पढ़ो ना जो जॉब में चाहिए. कौन बोल रहा है? हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में अगर डिफरेंस पता है तो यही, मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रही हूँ. अगर आप जापानीज स्टार्ट करोगे, यू हैव अ एज, यू आर वेरी यंग, तब तो पढ़ो आराम से. लेकिन आप थोड़ा स्मार्ट भी खेलो ना, वो पढ़ो जो पढ़ना है. हेलो टॉक यूज करो, जापानीज लोगों से बातें करो. मैं तो कह रही हूँ N5 में भी अप्लाई करो. कंपनी रिजेक्ट ही करेगी तो करने दो, हमारे पास बहुत कंपनीज है. सो गिव अप नहीं करना है. गिव अप करने का मन करेगा